नमस्कार, पब्लिक न्यूज देख रहे हैं आप। राजनीति के फलक पर कानूनी लड़ाइयों और राजनीतिक दांव पेचों का इतिहास बहुत पुराना है। जब भी किसी राष्ट्रीय दल के बड़े पदाधिकारी या प्रवक्ता पर कानूनी शिकंजा कसता है तो वह मामला महज एक पुलिस या जांच नहीं रह जाता, बल्कि एक बड़े सियासी महासंग्राम का रूप ले लेता है। वर्तमान समय में ऐसा ही एक हाई प्रोफाइल मामला कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद पवन खेरा और उनके सहयोगी रणदीप सिंह सुरजेवाला का सामने आया है। असम पुलिस की क्राइम ब्रांच द्वारा लगातार जारी किए जा रहे समन, जांच की बदलती रफ्तार, कोर्ट में दी गई अंडरटेकिंग और संसद के आगामी सत्र को एक कानूनी सुरक्षा कवच के रूप में इस्तेमाल करने की कवायद ने लुटियंस दिल्ली से लेकर असम के गुवाहाटी तक राजनीतिक हलचल तेज कर दी है। इस पूरे विवाद की जड़ें उस प्रेस कॉन्फ्रेंस और बयानों से जुड़ी है जिसमें पवन खेरा ने गंभीर और सनसनीखेज आरोप लगाए थे। उन्होंने दावा किया था कि एक विशिष्ट प्रतिष्ठित व्यक्ति के पास तीन अलग अलग देशों के पासपोर्ट है, साथ ही दुबई और अमेरिका जैसे अंतरराष्ट्रीय शहरों में करोड़ों अरबों की बेनामी संपत्तियां मौजूद है। जांच एजेंसियों की शुरुआती पड़ताल में यह बात सामने आई कि ये तमाम दावे पूरी तरह से कोरे झूठ और राजनीतिक विद्वेष से प्रेरित थे। इन बयानों के बाद असम में कानून व्यवस्था बिगाड़ने, मानहानि और आपराधिक साजिश रचने की गंभीर धाराओं के तहत मुकदमे दर्ज किए गए। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने स्पष्ट संकेत दिए कि कानून को ताक पे रखने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। गिरफ्तारी से बचने के लिए पवन खेरा ने अदालत का दरवाजा खटखटाया था। कोर्ट ने उन्हें इस शर्त पे अग्रिम जमानत दी थी कि वे जांच में पूरी तरह सहयोग करेंगे और जब भी जांच एजेंसी उन्हें बुलाएगी वे हाजिर होंगे। लेकिन वर्तमान परिस्थितियां कुछ और ही बयान कर रही है। जांच एजेंसियों की काम करने का एक तय कानूनी तरीका होता है। जब कोई व्यक्ति किसी मामले में नामजद होता है या उससे पूछताछ करनी होती है तो उसे दंड प्रक्रिया संहिता, सीआरपीसी या अन्य नए भारतीय नागरिक समन सुरक्षा संहिता BNSS के तहत समन जारी किए जाते हैं। पवन खेरा और असम पुलिस के बीच का यह घटनाक्रम जांच की गंभीर होती स्थिति को दर्शाता है। पवन खेरा 14 और 15 मई को असम क्राइम ब्रांच के सामने पेश हो चुके हैं। वहां लगातार 2 दिनों तक उनसे 8 से 10 घंटे की कड़ी पूछताछ हुई। सूत्रों के अनुसार इसी पूछताछ के दौरान खुद को बचाने के लिए उन्होंने रणदीप सिंह सुरजेवाला और पार्टी के कुछ अन्य वरिष्ठ नेताओं के नामों का उल्लेख किया। क्राइम ब्रांच ने सुरजेवाला को 22 और 23 मई को, पवन खेरा को दोबारा 25 मई को बुलाया, लेकिन दोनों नेताओं ने इस समन को दरकिनार कर दिया। इसके बाद पुलिस ने पवन खेरा को लंबा वक्त देते हुए सीधे 4 जुलाई का समन जारी किया, यानी 25 मई से 4 जुलाई के बीच 1 महीने से अधिक का समय दिया गया। कानूनन तौर पे पुलिस यह दिखाती है कि वह आरोपी को अपनी मजबूरियां या काम निपटाने का पर्याप्त अवसर दे रही है। लेकिन पवन खेरा 4 जुलाई को भी पेश नहीं हुए। जब कोई नागरिक लगातार 2 समन छोड़ देता है तो जांच एजेंसी का यह भरोसा टूटने लगता है कि वह एक कानून मानने वाला नागरिक है। यही कारण है कि असम पुलिस ने अगले समन की अवधि को 1 महीने से घटाकर महज 13 से 14 दिन कर दिया और 17 जुलाई की तारीख मुकर्रर कर दी। असम पुलिस द्वारा पवन खेरा को 17 जुलाई का समन जारी करने के पीछे एक बहुत ही सोची समझी कानूनी और रणनीतिक क्रोनोलॉजी है। देश की संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होने जा रहा है। राहुल गांधी और कांग्रेस आलाकमान के आशीर्वाद से पवन खेरा हाल ही में कर्नाटक से राज्यसभा सांसद चुने गए हैं। उन्हें यह सांसदी इसी तपस्या और असम पुलिस के टॉर्चर को झेलने के इनाम के रूप में मिली है। सांसद बनने के बाद पवन खेरा के वकीलों ने एक रणनीति तैयार की थी कि जब संसद का सत्र चल रहा होगा तो वे यह बहाना बना सकते हैं कि चूंकि मैं एक सांसद हूं और सदन की कार्यवाही में भाग लेना मेरा संवैधानिक कर्तव्य है, इसलिए मैं असम नहीं जा सकता। असम पुलिस ने खेरा को 19 जुलाई को समन न भेज के 17 जुलाई को बुलाया। यदि वे 19 को बुलाते तो पवन खेरा अगले दिन सत्र होने का बहाना बना देते। यदि 17 जुलाई को सत्र शुरू होने में 3 दिन का समय शेष रहेगा, ऐसे में उनके पास जांच से भागने का कोई ठोस कानूनी आधार नहीं बचेगा। पवन खेरा इस समय एक ऐसी राजनीतिक और कानूनी कश्मकश में फंस चुके हैं जहां उनके सामने कुआं और खाई जैसी स्थिति है।
क्राइम ब्रांच के दफ्तर में जब सवालात की बौछार होती है तो किसी भी प्रवक्ता के लिए अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता और राजनीतिक वफादारी के बीच संतुलन बनाना नामुमकिन हो जाता है। वे जांच अधिकारियों के सामने केवल यह कहकर पल्ला नहीं झाड़ सकते कि मैं तो सिर्फ एक प्रवक्ता हूं, मेरे हाथ में जो कागज थमाए गए मैंने वही पढ़ दिए, मुझे नहीं पता था कि ये सच्चे हैं या झूठे। क्योंकि कानूनन किसी भी सार्वजनिक मंच से देश को गुमराह करने वाले बयानों की जिम्मेदारी बयान देने वाले व्यक्ति की भी उतनी ही होती है जितनी उसे तैयार करने वालों की। इस पूरे मामले में केवल पवन खेड़ा अकेले नहीं है। कांग्रेस के एक और कद्दावर नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला के सिर पर भी असम पुलिस की तलवार लटक रही है। सुरजेवाला भी असम पुलिस के 2 समन खारिज कर चुके हैं और अभी तक एक बार भी पूछताछ के लिए क्राइम ब्रांच के दफ्तर नहीं गए। पवन खेड़ा ने मई की पूछताछ में जो बयान दर्ज कराए थे उसके आधार पे पुलिस ने सुरजेवाला के खिलाफ अपनी कानूनी केस डायरी को मजबूत कर लिया है। वकीलों की सलाह पर भले ही वे मामले को टालने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन यह देरी उनकी अग्रिम जमानत के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकता है। कोर्ट किसी भी ऐसे व्यक्ति को राहत जारी नहीं रखता जो जांच में बाधा डालता है। इस पूरे प्रकरण का एक और दिलचस्प पहलू है कांग्रेस का सांगठनिक ढांचा और राहुल गांधी की कार्यशैली। पूर्व में कई ऐसे उदाहरण देखने गए हैं जहां पार्टी के जमीनी या युवा संगठनों ने शीर्ष नेतृत्व को खुश करने के चक्कर में अति उत्साह में ऐसे कदम उठाए जिससे देश की छवि को नुकसान पहुंचा। कुछ समय पहले आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय एआई समिट के दौरान कांग्रेस यूथ विंग के कार्यकर्ताओं ने अत्यधिक अराजक प्रदर्शन किया था, जिससे वैश्विक मंच पर देश की किरकिरी हुई थी। जब मामला बढ़ा और कानूनी कार्रवाई की बात आई तो राहुल गांधी ने यह कहकर पल्ला झाड़ लिया कि यह तो युवाओं की अपनी भावना थी, मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। कांग्रेस की इस राजनीति का एक तय ढर्रा बन चुका है। शीर्ष स्तर से किसी भी प्रकार के आक्रामक या विवादित नैरेटिव को हरी झंडी दी जाती है। जब बयान या कदम कानूनी रूप से उल्टे पड़ जाते हैं तो पुलिस या कार्रवाई शुरू होती है तो शीर्ष नेतृत्व खुद को सुरक्षित घेरे में ले लेता है। नीचे के नेताओं और प्रवक्ताओं को अदालत और जेलों के चक्कर काटने के लिए छोड़ दिया जाता है और उन्हें सांत्वना के रूप में तपस्या करने को कहा जाता है। पवन खेड़ा को राज्यसभा भेजना इसी तपस्या के बदले मिला एक राजनीतिक मुआवजा है। भारतीय कानून व्यवस्था में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत एक बेहद कड़ा प्रावधान है। इस कानून के अनुसार यदि किसी भी मौजूदा सांसद या विधायक को किसी आपराधिक मामले में 2 वर्ष या उससे अधिक की सजा हो जाती है तो उसकी सदन की सदस्यता तत्काल प्रभाव से समाप्त हो जाती है। यदि पवन खेड़ा 17 जुलाई के समन में भी शामिल नहीं होते तो असम पुलिस कोर्ट में यह दलील देगी कि आरोपी जांच से भाग रहा है और उसकी अग्रिम जमानत रद्द की जाए। जैसे ही कोर्ट से राहत हटेगी, असम पुलिस सीधे दिल्ली या कर्नाटक में उनके दरवाजे पे पहुंचकर उन्हें गिरफ्तार कर सकती है, जैसा कि अरविंद केजरीवाल के मामले में 9वें समन के बाद देखने को मिला था। यदि असम की अदालत में यह साबित हो जाता है कि उन्होंने जानबूझ के कानून व्यवस्था या किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय साजिश रची और कोरे झूठ फैलाए तो उन्हें होने वाली सजा उनकी नवनिर्वाचित सांसदी को हमेशा के लिए छीन सकती है। पवन खेड़ा और उनके वकीलों की यह रणनीति कि जितना हो सके मामले को टालते जाओ, समय बीतने के साथ मामला ठंडा पड़ जाएगा, इस बार काम करती यह दिख नहीं रही है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और वहां की पुलिस इस केस को ठंडे बस्ते में डालने के मूड में बिल्कुल नहीं है। जांच एजेंसियां बकायदा सबूतों की गूंज और कानूनी धाराओं के साथ आगे बढ़ रही है। पवन खेड़ा संसद सत्र में राज्यसभा की मखमली सीटों का आनंद भले ही कुछ दिनों के लिए ले ले, लेकिन उन्हें यह समझना होगा कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। 3 समन की अवहेलना के बाद पुलिस के पास उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट NBW जारी करवाने का पूरा अधिकार सुरक्षित है। राहुल गांधी के लिए दिए गए तपस्या के इस मार्ग पे चलते हुए पवन खेड़ा को अंततः असम क्राइम ब्रांच के दफ्तर की चौखट पे जाना ही पड़ेगा। देखना यह होगा कि 17 जुलाई को वे असम जाके पुलिस के तीखे सवालों का सामना करते हैं या फिर एक और बहाना बनाकर अपनी गिरफ्तारी के काउंटडाउन को खुद आमंत्रित करते हैं। राजनीति की इस विषाद पे कानून का अगला मोहरा पूरी तरह तैयार है। अभी के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।
ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।